यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है, ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई जेआरएफ इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइड में आप जेआरएफ अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0, आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए जेआरएफ अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बनाने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ जो रीसेंट हमारा एग्जामिनेशन हुआ जून 2025 में, उसमें पूछे गए सारे न्यूमेरिकल्स। अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है और मैं आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेके आती हूँ फॉर नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन एज वेल एज पीजीटी लेवल एग्जामिनेशंस एंड पीएचडी गाइडेंस के लिए भी काम जो है इस चैनल पे हो रहा है। तो आप सभी अगर कॉमर्स मैनेजमेंट के एस्पिरेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं एंड सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है वो हमारा पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड होने वाला है। एंड अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जूझ रहे होते हो आप कभी भी, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आज मैं आपको सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाती हूँ और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए सारी चीजें बताऊंगी, समझाऊंगी, सो दैट जो भी हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बने उनको हम बहुत अच्छे से कवर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन, उसका टॉपिक और यूनिट जरूर लिखिएगा सो दैट जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता लगे कि हाँ किस पर्टिकुलर टॉपिक से, किस यूनिट से न्यूमेरिकल पोर्शन आपका ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये बात कर रहा है कि कंपनी के पास रॉ मटेरियल है, क्रेडिट वो देते, सप्लायर से जो क्रेडिट है उनको मिलता है कि वो उधार पे सामान ले सकते हैं। वो आगे जो है प्रोडक्शन में 15 दिन लेते हैं, फिनिश गुड बनाने में 30 दिन लेते हैं, और आगे जो लोग हैं जिनको वो सामान बेचते हैं उनको 30 दिन का उधार देते हैं। मिलता उनको 15 दिन का उधार है, आगे वो 30 दिन का उधार देते हैं। तो बताइए टोटल वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना होगा? वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। फाइनेंस का ये टॉपिक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक है। वर्किंग कैपिटल वो पैसा है जो आपको डे टू डे रूटीन के खर्चे करने के लिए चाहिए। मतलब आपने कोई सामान खरीदा, उसकी पेमेंट, आपने कोई भी छोटा मोटा लाइबिलिटी वगैरह है वो ली हुई है, क्यों? क्योंकि आपने कोई सामान लिया था, आपके पास कैश नहीं है तो आपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ले ली। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो है वो आपकी करंट लाइबिलिटी है। आपको कोई एसेट चाहिए था शॉर्ट टर्म, वो आपने बाय किया, वो करंट एसेट है। इनका जो डिफरेंस होता है वही हमारी वर्किंग कैपिटल होती है कि कितना पोर्शन हमारा हमने लिया हुआ है करंट एसेट्स जिससे खरीदे हैं, वो हमने अपने फिक्स्ड लाइबिलिटी से कितना उठाया हुआ है, यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी से कितना पैसा मैंने अपने करंट एसेट्स में लगाया है, सो दैट जो डे टू डे रूटीन के खर्चे हैं, जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं, वो अच्छे से हो सके, वो स्मूथली हो सके, कभी भी पैसे की कमी हमें ना फील हो जिसकी वजह से हम अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दें। तो ये चीज हमारे पास होती है। अब जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जो हमारे लेनदार हैं, वो हमें पैसा बोल रहे हैं कि 15 दिन के बाद देना। इसका मतलब मेरे पास 15 दिन के लिए पैसा बच गया है तो मैं उस पैसे को यूज कर सकती हूँ। और जो देनदार है मेरे, जिनको मैं उधार पे दे रही हूँ, उनको मैं 30 दिन का उधार दे रही हूँ कि मैंने आपको सामान बेच दिया, मेरा सामान गया, पैसे आप 30 दिन के बाद देना। तो मेरे पास पैसा जो है वो 30 दिन बाद आएगा, लेट आएगा। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो 60 डेज है, देन अब रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं हम और होल्ड करके रखते हैं, यानी कि हम अपनी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, जब रिक्वायरमेंट होगी उसको वर्क इन प्रोग्रेस में लगाएंगे। तो 60 दिन हमारा पैसा यहाँ पे ब्लॉक रहता है। फिर 15 दिन का हमें सप्लायर से क्या मिलता है? क्रेडिट मिलता है। तो ये हमारे लिए फायदा है -15 कि मुझे 15 दिन के बाद पैसा देना है, और प्रोडक्शन में मुझे 15 दिन और लगते हैं, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस का टाइम आ गया। एंड हमारे पास यहाँ पे फिनिश गुड जो है वो बन जाते हैं और उसके 30 दिन के बाद वो बिकते हैं, 30 डेज का टाइम यहाँ हो गया।
और मुझे जो मैं डेटर्स को पैसा दे रही हूँ, कितना टाइम दे रही हूँ, 30 दिन का टाइम दे रही हूँ। डेटर्स को सामान दे रहे हैं और 30 दिन का टाइम दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये पैसा जो है इतने समय के लिए, इतने दिनों के लिए आपका ब्लॉक रहने वाला है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल में रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनने तक प्लस फिर सेल होने के बाद पैसा आने तक, वो टाइम पीरियड हम लेके चलते हैं। तो हम इसको कैश टू कैश साइकिल भी बोल सकते हैं कि कैसे मैंने कैश से सामान खरीदा, फिर उसको कन्वर्ट किया फिनिश प्रोडक्ट में, फिर सामान बेच के कैश कमाया। तो यहाँ पे जितना पैसा आपको जितने समय के लिए मिल रहा है वो माइनस होगा, जितने समय के लिए आप दे रहे हो किसी को बेनिफिट क्रेडिट, वो आपका ऐड होगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये नेट वर्किंग कैपिटल है, नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल। नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल में जो हमें बेनिफिट मिलता है उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है, जब हम क्रेडिटर से जितना मुझे टाइम के लिए पैसा मिला है कि मैं लेट पे कर सकता हूँ, वो हम माइनस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनस किया है, तो नेट वर्किंग कैपिटल है। आप इसको ऐड करोगे, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 60 और 60 120 दिन का जो टाइम है वो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 120 दिन के लिए हमारे पास यहाँ पे हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल रहेगा, जो ये बताएगा कि आपका कैश जो है वो 120 दिन के बाद दोबारा कैश में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रॉपर हमारा कंसेप्ट जो है वो रहता है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल साइकिल बताओ, तो आप क्या करते, ये 15 को माइनस ना करते, तो आपके पास 135 डेज जो है वो आंसर आ जाता। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आई होप आपको क्लियर हो गया है। क्लियर हुआ तो एक बार लाइक करेंगे, थम्स अप करेंगे एंड शेयर भी करते रहेंगे अगर वीडियो अच्छी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस फ्रॉम 100 to 60 रुपीज। प्राइस जो है वो कम हो गया, P नोट 100 है, P1 जो है वो हो गया 60। फिर इससे हुआ क्या, इलास्टिसिटी, अगर हमारी डिमांड की इलास्टिसिटी जो है वो 1.5 है, इट मीन्स कि यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड अगर क्या थी, 30 थी, तो बताओ कितना चेंज आया। Q नॉट जो है वो 30 है। अब मुझे ये पता है जब हम बात करते हैं डिमांड की, तो देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरा प्राइस कम हुआ है तो मुझे ये पता है गारंटीड कि मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या बोलता है कि कितना प्रतिशत चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और उसकी वजह से कितना चेंज हुआ हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस पे अफेक्ट आएगा, फिर क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इफेक्ट आ रहा है, यही हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ प्राइस में, तो लॉ ऑफ डिमांड में। तो यहाँ पे प्राइस में चेंज आने पे कितना क्वांटिटी डिमांडेड पे चेंज आया, ये हमने देखना है। इलास्टिसिटी मेरे पास 1.5 है, और प्राइस में अगर मैं चेंज निकालूं तो ये कितना है, 40 से प्राइस चेंज हो गया। पहला प्राइस कितना था मेरा, 100 था, परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40% मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया। और मुझे यहाँ पे निकालना है कि कितना चेंज मुझे दिखाई देगा मेरे क्वांटिटी डिमांडेड पे। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब मुझे यही निकालना है कि व्हाट विल बी द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, तो परसेंटेज चेंज निकाल लो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मुझे पता लगा कि अगर यहाँ 40% का चेंज है और 1.5 गुना है, तो यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 40 into 1.5 दैट इज 60%। तो 60% का चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। इसका मतलब मेरी जो डिमांड है वो 60% से बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे ये पता है लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू कि डिमांड हमारी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे 30 ऑलरेडी हमारी डिमांड थी, 60% से हमने डिमांड को बढ़ा दिया, 60% से डिमांड को बढ़ाया यानी कि 18 से बढ़ गई। तो पुरानी डिमांड में नई डिमांड का जो इंक्रीमेंट आया है वो हम ऐड करेंगे, 48 यूनिट्स की हमारी डिमांड जो है वो यहाँ पे बन जाएगी। तो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितनी बन जाएगी, वो यहाँ पे बन जाएगी 48 यूनिट्स। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये जो टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपको समझ आया होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम 3 तरीके की डिमांड की बात करते हैं, और ये हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, उसके थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। पूरा का पूरा टॉपिक आपको मैंने करवाया हुआ है, कैसे कहाँ से कवर करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी।
अभी पहले क्वेश्चन हम सारे सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है ये बात कर रहा है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश हुआ। तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट में हम पढ़ते हैं, वहां से सवाल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप ये बताओ कितना कैश हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट अगर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 5,90,000 है, डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी कि एसेट्स पे लग रहा है 4,30,000, एसेट्स में गिरावट हुई है 30,000, लाइबिलिटीज में गिरावट हुई है 85,000 और हमने टैक्स पे किया है 80,000। तो जब हम बात करते हैं कि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट या कितना कैश यूज हुआ वो निकालना है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला, एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। उसको समझने से पहले कैश फ्लो को थोड़ा सा जान लेते हैं। कैश फ्लो ये बोलता है कि आपका एक अकाउंटिंग ईयर में कितना पैसे का कंपनी में आना और कंपनी से जाना हुआ है, कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है वो आप देखिए। और हम जब बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो हमारी बैलेंस शीट बिगिनिंग में और हमारी बैलेंस शीट जो है एंड में, यहाँ पे जो वैल्यू होती है कैश की, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज में कम या ज्यादा वैल्यू हो रही है, तो वो कैसे हुई, कितना पैसा आया, कितना गया, कहाँ से आया, कहाँ से गया। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरीके की एक्टिविटीज देखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि जो हमारे डे टू डे रूटीन के काम है और जहां पे कैश इन्वॉल्व है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो वो एक्टिविटीज से कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से चाहते हैं कैश कितना जनरेट या यूज हुआ निकालना, तो हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें रिक्वायर्ड होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि खर्चा था तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला होगा, पर क्योंकि वो नॉन कैश है तो दोबारा ऐड बैक कर दो, जैसे कि डेप्रिसिएशन। नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं हमारे, है ना, जैसे कि कोई एसेट वगैरह बेच दिया, उस पर लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया तो खर्चा हो गया, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको भी ऐड बैक करेंगे। अगर हमारी कोई नॉन कैश इनकम है, वैसे तो कुछ ज्यादा होती नहीं, बट हाँ कोई भी नॉन कैश इनकम है या हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे कि कोई भी हमने प्रॉफिट कमाया जो ऑपरेटिंग नेचर का नहीं था, जो हमारे डे टू डे रूटीन का नहीं था, है ना काम, तो यहाँ पे वो इनकम जो है इसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इन्होंने बोला है कि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 5,90,000 है, और आपका जो डेप्रिसिएशन है जो कि नॉन कैश खर्चा है वो 430 है। तो ये 4,30,000 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये नॉन कैश खर्चा है। फिर इसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना होता है, ये सारी चीजें करने के बाद हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखते हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कैसे चेंज आएगा, या तो करंट एसेट्स में कोई चेंज आ रहा है या करंट लाइबिलिटीज में चेंज आ रहा है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, चेंज बोथ वेज हो सकता है। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जब हम बात करते हैं इंक्रीज इन एसेट की, तो हम क्या करते हैं, अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है एसेट्स की, इसका मतलब कैश गया है तो हम माइनस करते हैं। अगर डिक्रीज हो रहा है एसेट तो हम मानते हैं कि हमारे पास कैश आया है तो हम प्लस करते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें लाइबिलिटीज की, तो अगर हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं, है ना, तो हम यहाँ पे इसको प्लस करते हैं, और अगर हमारी लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई हैं तो हम यहाँ पे इसको माइनस करते हैं। तो बेसिकली अगर मेरे पास एसेट इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट, तो हम माइनस करेंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस करेंगे, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो माइनस करेंगे, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे। ये चेंज हमें देखना होता है। तो अब यहाँ पे जो करंट एसेट है 30,000 का, ये डिक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस 30,000। और हमारी जो करंट लाइबिलिटी कम हो रही है उसको हम माइनस करेंगे, 85,000। और इन सब के बाद जब ये हो गया तो इसके बाद हमारे पास आता है टैक्स पेमेंट का टाइम, कि अब हमने टैक्स पे किया है तो उसमें भी कैश गया है हमारा, तो टैक्स पे करना है। जब आपने अपनी सारी एक्टिविटीज कर ली कैश नेचर की, तो टैक्स भी माइनस करना होगा। तो फिर यहाँ पे आपका 80,000 जो है वो टैक्स पेड भी माइनस हो जाएगा। तो 85,000 और 80,000 यानी कि 165 माइनस करना है, और ये सारी वैल्यूज को आपने ऐड करना है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 और 4 9, 9 और यहाँ पे 10, 9 और 1 10, 10,50,000, 10,50,000 वैल्यू आ गई। इसमें से माइनस करना है 1,65,000, ठीक है। आप इसको माइनस करोगे 8,85,000 जो है आपके पास करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मतलब कैश जनरेट हुआ है, अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हम बोलते हैं कैश यूज हुआ है। फिर इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखेंगे, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखेंगे एंड उनका ट्रीटमेंट होगा। अभी फिलहाल के लिए इसको यहीं तक करते हैं, इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग आप एसेट्स को कंसीडर करते हो, एंड फाइनेंसिंग में आपका इक्विटी और लाइबिलिटी साइड जो है उसको आप देखते हो, जिससे लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है ना, और जिससे आपकी इक्विटी बढ़ रही कम हो रही है, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह उसको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। चलिए यहाँ के बाद अब चलते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है और ये फाइनेंस से है क्वेश्चन, और ये जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड हमने बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। कहाँ से करोगे आप कवर मैं आपको बताऊंगी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन है, 100 टाइम्स अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आएगा तो 95 टाइम्स यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी जो है उसके पास 10% 20 लाख के डिबेंचर है। 10% का मतलब क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। 20 लाख डिबेंचर्स है ना, तो 20 लाख डिबेंचर है, 1 रुपए का अगर वो है तो 20 लाख वैल्यू होगी, 10 का है तो 2 करोड़, और अगर 100 का है तो 20 करोड़। EBIT जो है कंपनी का वो 5 लाख है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो 16% है। तो बताओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब है KE 16%, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट था हमारा 10%, इसको हम बोलते हैं KD कॉस्ट ऑफ डेट, है ना। EBIT कितना है, EBIT है 5 लाख। EBIT होता क्या है, EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हमने बिजनेस किया, बिजनेस करके हमने जो पैसा कमाया, तो EBIT में से हम बोलते हैं इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम यहाँ से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, आपके पास EBT आ जाता है, इसमें से आप माइनस करते हो टैक्स, आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हो, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाता है, और इसको डिवाइड करते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपके पास यहाँ पे EPS निकल के आ जाता है, ठीक है। अब ये जो पैसा है, ये EBIT जो है ये 2 लोगों के लिए है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इक्विटी और डेट है तो ये इंटरेस्ट के तौर पे डेट वालों के पास जाएगा, और डिविडेंड के तौर पे जो है ये मिलेगा किसको, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं हमें तो 16% का चाहिए रिटर्न, है ना। अगर आप 100 रुपए ले रहे हो तो हमें 16 रुपए कमा के देना, और जो हमारा डेट है वो बोलता है मेरे को तो 100 रुपए अगर आप मेरे से ले रहे हो 10 रुपए मेरे को दे देना, 10% के हिसाब से कमा के दे दो। तो यहाँ पे 20 लाख डिबेंचर है, 20 लाख का 10% हमने एज अ इंटरेस्ट देना है, तो यानी कि 2 लाख, और EBIT मेरे पास कितना है 5 लाख, तो 5 लाख में से 2 लाख रुपया तो मुझे डिबेंचर होल्डर्स को देना है ना। फिर मेरे पास 3 लाख बचेगा, और ये 3 लाख जो है ये मिलेगा किसको, ये मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। और क्योंकि यहाँ पे हमारी अजम्पशन होती है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं वो सारा का सारा हम बांट देंगे अपने इक्विटी शेयर होल्डर और डेट वालों को जितना उनका बनता है, तो यहाँ पे अब 20 लाख मेरे पास डिबेंचर हैं, और यहाँ पे मेरे पास जो है 10% का कॉस्ट है। यहाँ पे 3 लाख मेरे को मिल रहे हैं, क्योंकि इस पे 20 लाख पे 10% 2 लाख मिल रहे थे, इक्विटी वालों को 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, और इक्विटी वाले रिटर्न कितना मांग रहे थे, 16% का रिटर्न मांग रहे थे। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे ये 3 लाख की, तो इसका मतलब ये जो 3 लाख वैल्यू है ये 16% की वैल्यू है, 16% के हिसाब से इनको 3 लाख मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो टोटल कर लेंगे, ये परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, इसको आप लोग सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करो, एंड सॉल्व करने के बाद बताओ कितनी वैल्यू जो है निकल के आ रही है। 3 लाख को 16 से डिवाइड कर दो, ये बनेगी 18 लाख कुछ बनेगी, 18,75,000, ठीक है। 18,75,000 जो है ये आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं, ये इक्विटी की वैल्यू आई है, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो अब ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ इक्विटी जिसको हम एस के नाम से भी डिनोट करते हैं, ये 18,75,000 है। हमारे पास जो वैल्यू ऑफ डेट है जिसको हम डी से शो करते हैं, ये है हमारे पास 20 लाख। अब मुझे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉस्ट है मेरी इक्विटी की वो 16% है, यहाँ पे जो डेट की कॉस्ट है वो 10% है। टोटल कैपिटल मेरे पास कितनी है, 18 और 20 38,75,000। तो यहाँ पे मेरे पास कितना जो है प्रोपोर्शन है डेट का और इक्विटी का वो निकाल लें। 18,75,000 को डिवाइड करो 38,75,000 से, तो आपके पास यहाँ पे 0.48 प्रोपोर्शन है। कितना प्रोपोर्शन है, 0.48, मतलब अगर 100 पैसे हैं
तो यहाँ पे 48 पैसे कितने इक्विटी के हैं, ठीक है। और यहाँ पे 0.52 जो है ये डेट का पैसा है। आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 16% इतना हिस्सा और 10% के हिसाब से इतना हिस्सा है जो आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, इट विल बी 5.2%। इसको आप सॉल्व करोगे, 16 को मल्टीप्लाई कर दो 48.48 से, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7.68, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 8 और यहाँ पे 12.88, यस 12.988 हो जाएगा राउंड ऑफ। तो 12.9 जो है वो आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो जितनी आपके पास वैल्यू है डेट की और इक्विटी की, टोटल में से उसी के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। जो डेट का पैसा है उस पे 10% का आपको ब्याज देना है, जो इक्विटी का पैसा है उस पे 16% के हिसाब से पैसा देना है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब आपको निकालनी होती है तो आप जितना प्रोपोर्शन आपने जिस पर्टिकुलर सोर्स से लिया है उसको यहाँ पे फाइंड आउट करते हो। तो इस तरीके से आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो निकल के आ गई। एंड हमेशा ध्यान रखना, केडी जो होता है वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, सबसे सस्ता, एंड जो केई होता है वो हमारा एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है इनके बीच में ही रहती है, डेट से ज्यादा इक्विटी से कम। अगर हमारा सारा पैसा इक्विटी का है तो इक्विटी के बराबर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, अगर सारा पैसा डेट का है तो कॉस्ट ऑफ डेट के बराबर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, क्योंकि एक ही सोर्स है। तो ये हमारा क्वेश्चन था फाइनेंस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अब एक और क्वेश्चन जो है सेम हमारे पास आया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही, ठीक है, उसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से। देखो ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो 100 में से 95 बार आपसे पूछा जाएगा। एबीसी लिमिटेड ने इशू किए हैं 2010% के प्रेफरेंस शेयर्स, केपी हमने निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 100 रुपए का एक शेयर है पर हमने इशू किया है 95 में, मतलब मैंने डिस्काउंट पे शेयर इशू किया है। जब भी हम प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन करेंगे तो दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर हैं जो आपको कुछ समय के बाद पे बैक करना होगा पैसा, इररिडीमेबल में आपको पे बैक नहीं करना होता। बट आज का जो करंट सिनेरियो है उसमें बोला गया है कि आप मैक्सिमम 20 साल तक ही प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, उसके बाद आपको रिडीम करना पड़ेगा। अगर आपका कोई ऐसा काम है जहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो तो वहां पे आपको 30 साल तक का टाइम दिया जाता है, 21 साल से 30 साल तक, हर साल आपको 10-10% पैसा वापस करना होता है। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। बट अब हम जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं तो इसमें दोनों चीजें पढ़ते हैं, रिडीमेबल भी और इररिडीमेबल भी। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो हम हमेशा अपने क्वेश्चन को इररिडीमेबल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, और इररिडीमेबल का मतलब होता है कि पैसा आपको वापस नहीं देना है। तो बेसिकली हमारी जो कॉस्ट निकलती है वो क्या निकलती है, जितना आपको डिविडेंड देना है वो आप लिखते हो, डिवाइड करते हो कितना पैसा आपको मिला नेट प्रोसीड से, और मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, क्योंकि आप वैल्यू परसेंटेज में निकालते हो। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 10%, है ना, 10। नेट प्रोसीड्स कितना है, 100 रुपए का शेयर और उस पे 95 रुपए पे इशू किया है, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, जितनी फेस वैल्यू है उसमें से डिस्काउंट को माइनस करके, है ना, डिस्काउंट को माइनस करके आपके पास नेट प्रोसीड्स आएंगे कि आपके हाथ में कितना पैसा आया। तो आपको तो 95 रुपए मिले और उस पर आपने 10 रुपए देने हैं, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये 19 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, 200 बाई 19, अगर 200 बाई 20 होता तो 10 आता, 19 है तो 10 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 10.53 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो 10.53% यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो ये एक क्वेश्चन देखो, आपका फाइनेंस से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, वर्किंग कैपिटल का भी आया, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 2 क्वेश्चन आए, और एक क्वेश्चन और हमारा यहाँ पे आया है, वो है लीवरेज का क्वेश्चन। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, एंड सेम इनकम स्टेटमेंट से ही लीवरेज वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है। एक बार फटाफट थम्स अप दे दो, एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना। तो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, लीवरेज की हम बात करेंगे। लीवरेज का मतलब होता है डेट का यूज करना, सो दैट हम अपनी ईपीएस और ईबीआईटी को एनहांस कर सकें, बढ़ा सकें। फिक्स्ड कॉस्ट से कैसे हम अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो लीवरेज का कंसेप्ट है। तो 2 तरीके का लीवरेज होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज, और इनको मिक्स करके हमारा बनता है कंबाइंड लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज बोलता है कि हमारी जो फिक्स्ड
ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, इसको यूज करके कैसे हम अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ईबीआईटी जो है, इसको एनहेंस कर सकते हैं। और फाइनेंशियल लीवरेज ऑन दी अदर हैंड बोलता है कि जो हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड की कॉस्ट, इंटरेस्ट की कॉस्ट, उसको यूज करके हम कैसे ईपीएस को एनहेंस कर सकते हैं। ईपीएस बोले तो वो पैसा जो इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाएगा, जिससे हमारा जो अल्टीमेट मोटिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वो हम अचीव कर पाएंगे। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे आती है। तो अब ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज ये कैसे इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनता है, ध्यान देना। सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो, आपके पास कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हो, आपके पास ईबीआईटी बचता है। तो ये ईबीआईटी और कंट्रीब्यूशन के बीच में जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, इसका यूज किया जाता है ऑपरेटिंग लीवरेज में और इसको एनहेंस किया जाता है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। अगर परसेंटेज में मुझे चाहिए तो हम क्या देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन या फिर सेल। क्योंकि जो प्रतिशत का बदलाव है ना, अगर सेल 10% से चेंज होगी तो कंट्रीब्यूशन भी 10% से चेंज होगा हमेशा। तो कंट्रीब्यूशन और सेल दोनों ले लेते हैं जब परसेंटेज की बात होती है। फिर इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया जाता है, फिर आपके पास ईबीटी आता है, देन आप टैक्स माइनस करते हैं, देन आपके पास ईएटी आता है, फिर आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। इसको यूज करके हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज को यूज करते हैं, इसको कॉस्ट को यूज करके, और इससे हम अपना जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, इसको एनहेंस करते हैं। तो ये जो है, ये ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में दो कॉस्ट आती हैं हमारी। तो यहाँ पे अगर फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला मैं लिखूं तो वो क्या होता है, वो होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईपीएस। और अगर मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस या फिर ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये चीज को हम लेके चलते हैं तो हमारा परसेंटेज में फाइनेंशियल लीवरेज आ जाता है। अब क्वेश्चन देखो क्या है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 टॉयज, यूनिट्स है, सेलिंग प्राइस एक टॉय का 500 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपए है। अगर मैं 10,000 टॉयज बेच रही हूं, एक का प्राइस 500 रुपए है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 50 लाख। ठीक है, 500 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गई सेल्स। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, हर यूनिट पे 200 रुपए, तो 20 लाख, तो कितना बनेगा 30 लाख। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बन गया हमारा कंट्रीब्यूशन 30 लाख। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपकी जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट ये वाली, ये है 25 लाख। 25 लाख आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास ईबीआईटी निकल के आएगा कितना, 5 लाख। तो अब ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। सॉल्व कर दीजिए, 30 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, 6 जो है 6 टाइम्स जो है वो आपका लीवरेज निकल के आ जाएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज 6 टाइम्स इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिया होता, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया होता, तो आपका फिर फाइनेंशियल लीवरेज भी निकल सकता था अगर पूछा जाता। और एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक अजम्पशन होती है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में हम सिर्फ डेट और इक्विटी को लेके चलेंगे, तो प्रेफरेंस डिविडेंड होता ही नहीं है। और एक और अजम्पशन होती है कि टैक्स ही नहीं है ना, हम टैक्स चार्ज ही नहीं कर रहे, टैक्स फ्री है, तो ना तो ये टैक्स होता ना ये प्रेफरेंस डिविडेंड होता। तो बेसिकली होता क्या है, हमारा जो ईबीटी है ना, यही हमारा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होता है ना, और इसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके ईपीएस यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये चीज मैं आपको समझा रही हूँ, टेक्निकली ऐसा नहीं होता, बट क्योंकि अजम्पशंस हमारे पास हैं जिस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो याद ये चीज आपको रखनी है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट दिया होता तो इंटरेस्ट माइनस करते ईबीआईटी में से आपके पास ईबीटी आ जाता, एंड ईबीटी ही हमारा जो है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बन जाता है। ठीक है, क्यों बनता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, कोई टैक्स नहीं है और ना ही प्रेफरेंस डिविडेंड है। चलिए
क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे एक और चीज समझो कि मैम आपने बोला था कंबाइंड लीवरेज भी होता है, तो कंबाइंड लीवरेज क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का मल्टीप्लीकेशन। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी जो है वो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है, और हमारा जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो है ईबीआईटी बाय ईपीएस या ईबीटी, है ना, कुछ भी ले लो, ईपीएस ले लो। तो कंट्रीब्यूशन सॉरी ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय ईपीएस जो है ये हमारा कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर हम परसेंटेज वाला फॉर्मूला ले तो वहां पे क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड में आएगा और यहाँ पे जो है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। तो यहाँ पे बेसिकली ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा सेम, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाता है, और ये हमारा कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीज आपके ध्यान में रहनी चाहिए। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये हमारा सवाल जो है ये है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन, और मार्जिनल कॉस्टिंग में भी हम इनकम स्टेटमेंट को कवर करते हैं। वही सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो प्लास्टिक की बकेट बनाती है। सेलिंग प्राइस जो है बकेट का 210 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपए है, फिक्स्ड कॉस्ट बनती है 1,50,000, है ना। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ बकेट्स बेची गई हैं वो आपको बतानी है कितनी है, अगर प्रॉफिट कमाया जा रहा है 90,000 रुपए का। तो यहाँ पे जो ईबीआईटी है दैट इज माई प्रॉफिट ओनली, और ये मुझे कितना चाहिए? ये चाहिए 90,000। और अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो आप खुद देखो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे कंट्रीब्यूशन आएगा, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आएगा। तो अब मुझे कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है 90,000 और मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट भी पूरी करनी है? तो 1.5 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट है, 90,000 का प्रॉफिट है, तो टोटल कितना पैसा मुझे कवर करना है? मुझे कवर करना है 2,40,000 रुपए, है ना, 150 और 90, तो 2,40,000 रुपए जो है ये मेरे को यहाँ पे कवर करने हैं। कंट्रीब्यूशन उतना होना चाहिए, बट मुझे ये पता है सेल प्राइस 210 है और वेरिएबल कॉस्ट 60 है, तो मेरे पास यहाँ पे कितना है? मेरे पास पर यूनिट जो कंट्रीब्यूशन है वो 150 रुपए का बचता है। और मुझे यहाँ पे कितने पैसे पूरे करने हैं? मुझे यहाँ पे 240 रुपए पूरे करने हैं, तो 2,40,000 पूरे करने हैं। एक यूनिट से 150 रुपए पूरे हो रहे हैं, तो कितनी यूनिट्स बिकेंगी? आप इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लीजिए। कितने पे जाएगा ये? 5 के टेबल पे 3 पे चला जाएगा। ये कितने पे जाएगा? 4 5 20 एंड 8 48 100। इसको आप सॉल्व करोगे 1 एंड देन यहाँ पे जो है 18 1600 यूनिट्स, 1600 बकेट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे बेचनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हो 90,000 का प्रॉफिट कमाना, क्योंकि 150 को 1600 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके 2,40,000 रुपए मिलेंगे, उसमें से 1.5 लाख माइनस करोगे तो जाके 90,000 बचेगा। तो इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है कि आप जब यूनिट्स आपको निकालनी हो तो कितनी फिक्स्ड कॉस्ट है वो और कितना डिजायर्ड प्रॉफिट है वो, उसको आप डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आपके पास यूनिट्स आ जाएंगी। अगर आपसे रुपीज में पूछा जाता तो आप फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट लेते और डिवाइड कर देते इसको पीवी रेशियो से, आपके पास कितना रुपए का आपको सेल करना पड़ेगा वो निकल के आ जाता। अगर पीवी रेशियो ना दी होती तो हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेते, फिर मल्टीप्लाई कर देते इसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो यूनिट्स और कितना सेलिंग प्राइस है वो निकाल के टोटल सेल्स हम यहाँ पे निकाल देते। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो था क्वेश्चन था। अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। एक बार फटाफट थम्स अप करके बता दो, इज दिस क्लियर टू यू और नॉट। कोई भी डाउट है तो जस्ट राइट इट डाउन। आई होप आपको सारे के सारे फाइनेंस के क्वेश्चन, अकाउंट्स का क्वेश्चन, ये मार्जिनल कॉस्टिंग वाला समझ आ गया होगा, है ना, और कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला। अब हम चलेंगे यूनिट 5 जो है हमारी स्टैटिस्टिक्स, उस पे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है आपको हार्मोनिक मीन जो है 2 नंबर का और अरिथमेटिक मीन जो है वो आपको दे रखा है।
आपको यहाँ पे नहीं, सॉरी, आपसे बोला है व्हाट इज द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन आपने पता लगाना है, हुज अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आर दिस। तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपको दिए हुए हैं। अब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में रिलेशन आपको ध्यान रखना होगा। ये रिलेशन क्या होता है कि जो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन है ना, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर आपको मिलता है। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर आपको मिलता है। अरिथमेटिक मीन यहाँ पे 30 है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले लिखा है उसको पहले लिखो, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखो। हार्मोनिक मीन आपने निकालना है और आपके पास यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कितना है 24, इसका स्क्वायर आपने कर देना है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर आपने कर देना है। 24 का स्क्वायर आप करोगे 576 आता है, और यहाँ पे 30 इंटू हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन निकालना है तो आप क्या करेंगे 30 से डिवाइड कर देंगे 576 को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 से डिवाइड करने की ट्रिक क्या होती है, नंबर्स को ऐड करके देख लो कि क्या ये 3 पे कैंसिल हो रहे हैं। 5 और 7 12, 12 और 6 18, बिल्कुल 3 पे जाता है। तो यहाँ पे 10 पे चला गया, यहाँ पे कितने पे जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है 27, 3 9 जा 27, फिर 3 2 जा 6, 192/10, 19.2 जो है वो आपका हार्मोनिक मीन निकल के आ जाएगा। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, 19.2। ये जो रिलेशन है बिटवीन AM, HM एंड GM, ये आपने ध्यान से करना है लर्न। अगर हमारे सारी ऑब्जर्वेशन सेम होती हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये भी सेम होते हैं, स्टिल तब भी हमारे पास आंसर इस रिलेशन से आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारी सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन सेम आ रहे हैं, बट यही फॉर्मूला से आप फिर भी ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन जो है वो निकालोगे तो सेम ही बनेगा। मान लो 10 अरिथमेटिक मीन है, 10 ही हार्मोनिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन भी हमारा 100 ही होगा, और 10 इंटू 10 इज 100 ओनली, 10 का स्क्वायर इज 100 ओनली, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन सेम है तो तीनों सेम होंगे, बट अगर ऑब्जर्वेशन अलग अलग हैं तो तीनों अलग अलग होंगे। बट एक चीज याद रखना, अरिथमेटिक मीन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, देन ज्योमेट्रिक मीन होता है, देन हार्मोनिक मीन होता है। जब वैल्यूज अलग अलग होती हैं हमारे डेटा में, ऑब्जर्वेशन जब अलग अलग होती हैं तो अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। अगर वैल्यू सारी सेम है तो तीनों बराबर होते हैं। और रिलेशन अगर देखना है तो इस तरीके से रिलेशन आपको ध्यान रखना है। चलिए, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। आगे देखो, अब ये जो है ये भी हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। एक और प्राइस इलास्टिसिटी की बात हो रही है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? हमारी इलास्टिसिटी 3 तरीके से डिफाइंड होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन देखते हैं, इनकम इलास्टिसिटी में इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन देखते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी में रिलेटेड गुड्स और प्राइस ऑफ वन गुड एंड द डिमांड ऑफ द अदर गुड को चेक किया जाता है। क्रॉस इलास्टिसिटी जो है इसमें हमारे पास 2 तरीके के गुड्स होते हैं, एक होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट्स, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। सब्स्टिट्यूट मतलब 2 ऐसे गुड जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एक साथ यूज होंगे, है ना, एक साथ। और ये क्या होते हैं? एक दूसरे की जगह पे। मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं है बट आई होप कि आपको समझ आए, है ना। एक दूसरे की जगह पर जो गुड्स यूज होते हैं वो हमारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर देखो, समझो, मेरे पास टी और कॉफी 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। चाय का प्राइस महंगा हो गया तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी एंड जो चाय वाले लोग होंगे वो कॉफी पे जंप कर जाएंगे। चाय का प्राइस बढ़ा तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई। डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सब्स्टिट्यूट्स, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब ब्रेड और बटर एग्जाम्पल लो, कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ यूज होंगे, ब्रेड के साथ बटर खाओगे या बटर के साथ ब्रेड खाओगे, तो यहाँ पे अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ जाता है तो बटर की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैम अब हमने ब्रेड नहीं खरीद पा रहे हैं तो बटर भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बटर के साथ ही ब्रेड खाना था या ब्रेड के साथ ही बटर खाना था। तो यहाँ पे जो है इनवर्स रिलेशन होता है। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन द 2 गुड्स इज -0.8, तो यहाँ पे आपने समझ जाना है कि ये कौन से गुड्स हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ये है आपका कॉन्सेप्ट। अब प्राइस जो है क्या हुआ है, बी गुड का बढ़ गया 20% से, तो बताओ डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो, सब्स्टिट्यूट गुड हो, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं,
कि जब हमारे पास परसेंटेज चेंज आता है प्राइस में ऑफ ए कमोडिटी, है ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं कितना परसेंटेज चेंज आएगा इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी कमोडिटी। अब इन्होंने प्राइस में चेंज लाया बी कमोडिटी के, यहाँ पे बी लिख देती हूँ मैं, और फिर हम देखना चाह रहे हैं कि ए में कितना चेंज आएगा। ठीक है, मतलब अपोजिट गुड्स लेने हैं, अलग अलग गुड्स लेने हैं। अब यहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी है वो 0.8 है और माइनस के साइन के साथ है। यहाँ पे जो प्राइस में चेंज आया है वो 20% का चेंज है, तो यहाँ पे कितना चेंज आएगा, लेट इट बी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये माइनस का साइन किस लिए है, माइनस का साइन दिखा रहा है इनवर्स रिलेशन। तो अगर मेरा प्राइस जो है वो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो डिमांड मेरी क्या होगी, अब दूसरे गुड की डिक्रीज होगी, है ना, डिमांड जो है डिक्रीज होगी, तो माइनस का साइन है। अब 20% को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 16%। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 16%। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, 16% यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, और 16% माइनस साइन के साथ आएगी क्या, यस। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ा है और डिमांड हमारी कम हुई है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट होता तो यहाँ पे प्लस होता, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होता, तो प्राइस में चेंज आया पॉजिटिव, डिमांड में भी पॉजिटिव चेंज आता दूसरे कमोडिटी की। तो आई होप कि हम इलास्टिसिटी कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अब लगे हाथ इनकम इलास्टिसिटी भी बता देती हूँ। इनकम इलास्टिसिटी जो है वो क्या बात करता है कि परसेंटेज चेंज आया है आपकी इनकम में, उसकी वजह से कितना चेंज आया है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आपका गुड्स जो है वो इंफीरियर है तो नेगेटिव साइन होगा, अगर हमारे गुड्स जो है नॉर्मल गुड्स हैं तो पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। और यहाँ पे इंफीरियर, गिफन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, सुपीरियर गुड्स, इस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ते हुए चलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव भी देखते हैं, एंड हम ये भी देखते हैं पॉजिटिव में 1 से ज्यादा है या 1 से कम है ना। नेगेटिव इंफीरियर गुड्स में होता है, बस याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड आई थिंक एक क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन कर लिए हैं क्या हमने, यस, वी आर डन विद ऑल दी क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चन हमारे बने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे इस बार देखने को मिले थे। एंड इन 9 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन इको के थे एंड दोनों के दोनों इलास्टिसिटी के थे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। देन इसके बाद हमारे पास 4 क्वेश्चंस जो हैं फाइनेंस के थे, जिसमें से 2 तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थे, है ना, एक हमारा लीवरेज का था, ये कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, और एक हमारा वर्किंग कैपिटल से था। अब 2 क्वेश्चन हमारे अकाउंट्स के थे, है ना, और अकाउंट्स में हमारे पास एक जो था वो मार्जिनल कॉस्टिंग का था, जो कहीं ना कहीं लीवरेज से भी रिलेट कर जाता है, सेम ही रहता है, इनकम स्टेटमेंट आप देखते हो, और एक हमारा जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट से था, और एक क्वेश्चन जो है हमारा स्टैट से था, एंड वो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से हमारे 9 क्वेश्चंस जो हैं इस बार पेपर में बने थे, और 9 ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक है, और कहाँ से आए ये हमने देख लिया है। टैक्सेशन से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ प्रोविजन था कि 1500 रुपए की आपको एग्जम्पशन मिलती है जब आप माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब करते हो, वो चीज थी। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है बनते हैं, और आप देख सकते हो फाइनेंस और अकाउंटेंसी इनका जो है थोड़ा सा बोलबाला रहता है। इकोनॉमिक्स में भी इलास्टिसिटी से एक क्वेश्चन कन्फर्मली होता ही है, हमेशा रहता ही है। और एक क्वेश्चन आपका कैसे बन जाता है, एक क्वेश्चन आपका वो जब हम डेरिवेशन सीखते हैं ना, डेरिवेटिव्स निकालते हैं, कॉस्ट और प्रोडक्शन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल कॉस्ट टोटल प्रोडक्शन, वहां से आने के चांसेस रहते हैं। बट इलास्टिसिटी से हर बार आता है, और हर बार कभी सप्लाई भी आ जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिमांड, तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको सारे ध्यान रखने हैं। इस बार जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट से बस न्यूमेरिकल आ गया, एल्स इसके अलावा कोई भी अनएक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल नहीं था, हर बार बने हुए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से अभी तक थ्योरेटिकल आते थे, बट ये थ्योरी का ही पार्ट है कि क्या क्या चीजें आप कंसीडर करते हो और उसके रिलेटेड आप करते। तो अगर आपकी थ्योरी भी क्लियर होती तो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता। तो पेपर जो है वो ऐसा ही आएगा हमेशा, जो आप पढ़ते हो, जो आपको पढ़ाया जाता है वहीं से आता है। अब मैं आपको बता रही थी कि कहाँ से आपको पढ़ना है, तो आपको चैनल पे जाना है ना। चैनल पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपके पास यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, नीचे नीचे आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं
एंड टॉपिक्स भी हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वीडियो यहाँ से मिल जाएगी, इसको आपने देख लेना है। फिर इसके बाद आपके पास जो है, अगर और आगे मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, इसके बाद और हमारी जो प्लेलिस्ट है इसमें आप जाओगे यूनिट वाइज, है ना, तो आपको यूनिट वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी। यूनिट वाइज जाओगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स है, तो सेंट्रल टेंडेंसी वाला टॉपिक जो है वो बहुत डिटेल में हमने कवर किया हुआ है, इसको आप अच्छे से करोगे, है ना। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन इसके बाद ऐसे ही अगेन आप जो है प्लेलिस्ट में जाओगे तो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी। तो इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से समझाया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आपने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है वो सारे कर लेने हैं। पूरी मैराथन भी ले रखी है, इंडिफरेंस कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब करवा रखा है, चेंज इन शिफ्ट इन डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, और साथ ही साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरा अच्छे से करवा रखा है। इसको आप करोगे तो पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कवर हो जाएगा। ये सिर्फ न्यूमेरिकल की बात बता रही हूँ। एंड इसके साथ साथ अब हमारे पास जो है अकाउंटेंसी बचा, ठीक है, और लीवरेज वाला जो टॉपिक है वो भी है। तो आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, प्रयास बैच में आप जाओगे, ठीक है, ये रहा प्रयास बैच। तो यहाँ पे यूनिट वाइज आपकी क्लासेस हैं, इसमें क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हुए हैं एंड हमने कंसेप्ट को डिटेल में समझा भी है। तो ये जो प्रयास बैच वाली प्लेलिस्ट है इसमें आप जाओगे तो इसमें आपको बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड इन क्लासेस में आप यूनिट वाइज चेक करते रहना, हर क्लास से रिलेटेड आपको जो है सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियोज वाले टॉपिक अकाउंटेंसी में यूनिट में मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप स्टैट्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, हर चीज यहाँ पे मिल जाएगी। मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला टॉपिक है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज, ये मिल जाएगा। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, ये आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपने कवर कर लेनी है। तो हर चीज आपको करवा रखी है और इवन बहुत कुछ आपको जो है करवा रखा है, हर चीज आपको मिल जाएगी। आपने चैनल पे जाके विजिट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं तो बिल्कुल सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखना, जून वाले रीनेट वाले हैं, दिसंबर वाले हैं, जो पेपर कैंसिल हो गया था वो भी है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको 18 से लेके 23 तक, जून तक के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सारे PYQs भी हैं, हर चीज आपके लिए अवेलेबल है। आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपको लगता है कि मैम मैं सेल्फ स्टडी ही करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म इज इनफ फॉर यू। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मेरे को हर चीज चाहिए और मेरे को लाइव पढ़ना है, इंटरेक्टिव वे में अच्छे से पढ़ना है, सारी चीजें मेरे को अब नई नई सारी मिल जाएं, खुद मेरे को ढूंढना ना पड़े, तो आपके लिए जो है बिल्कुल पेड कोर्सेज रहते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपके लिए रेगुलर क्लासेस मेरी चल रही हैं। कल से अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट स्टार्ट हो रही है शाम को 6 बजे, ठीक है। तो शाम को 6 बजे आप सभी जो है ज्वाइन करेंगे JRF अड्डा एप्लीकेशन पे, ठीक है। JRF अड्डा एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर लेना, आपको क्लासेस मिल जाएंगी कॉमर्स की। एंड ओरिएंटेशन सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जाके देखो। लगता है कि कुछ मीनिंगफुल, कुछ बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो मेरे साथ, रेगुलरली मुझे फॉलो कर सकते हो, जो काम दिया है उसको आप करोगे तो बिल्कुल आपका जो है सिलेक्शन होगा। बट आपको वो टाइम जो है, वो एफर्ट जो है वो डालना पड़ेगा। हर चीज मैं बोल सकती हूँ बहुत प्राउडली कि हर चीज जो हम पढ़ते हैं वो सेम वही होती है जो पेपर में आनी है, और उसी के लिए आपके लिए कोर्स बनाया गया है। अगर आपको खुद ही पढ़ना होता, खुद ही धक्के खाने होते तो पढ़ लेते, है ना। क्यों कोर्स की रिक्वायरमेंट है? क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप गाइडेंस ले रहे हो? कुछ तो है ना फर्क। तो वही चीजों को काम में लेके आते हैं। एंड 90 to 95% पेपर आपका हूबहू कंटेंट से मिलता है। 5% की फिर भी मैं श्योरिटी नहीं लेती, क्योंकि इतना ज्यादा जो है मैं 100% में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है एनटीए हमेशा कुछ ना कुछ बाहर से पूछेगा, ठीक है। अगर आता भी है तो भी मैं 95% बोलूंगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है अगर लगता है कि कुछ मीनिंगफुल JRF अड्डा आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, और आपको हर चीज चाहिए, आपको जो है क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी लगानी है जो कि रिक्वायरमेंट है, आपको नोट्स भी चाहिए जो सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको प्रीवियस ईयर की बुक्स भी मिल जाएं, प्रीवियस ईयर पिछले 10 से 12 साल के एक जगह पे मिल जाएं वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो ये सारी चीजें आपको ऑब्वियसली पेड बैचेस में मिलती हैं, तो आप लोग JRF अड्डा प्रीमियम 2.0 में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। एंड कैसा लगा सेशन कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो जरूर लिखिएगा, उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच।